हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिमिनरी का पेपर अभी 10 अक्टूबर को हुआ। उसमें पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं पहला, जिसे पूछा गया है क्वेश्चन मेनली कि ब्रिटेन और भारत के बीच में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंसेज क्या क्या है। एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि ब्रिटेन में लेजिस्लेचर का सोवरेनिटी है, वही भारत में ये सोवरेनिटी कुछ हद तक लिमिटेड है। और दूसरा बोला जा रहा है कि लेजिस्लेचर द्वारा कोई भी एक्ट अगर पारित कर दिया जाता है तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। आपको इसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD में। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग समझना चाहेंगे, जो आज हमारा टॉपिक भी यही है अपने पॉलिटी में, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। जैसे कि दो तरह के गवर्नमेंट हमारे पास देखे जाते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेज क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या डिफरेंसेज है, ये हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। जैसा कि जान रहे हो कि यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, जो बच्चे बीपीएससी का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि फॉर्म भरा जा चुका है, इसका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो जब पॉलिटी का जो क्वेश्चन वहां पे आया उसको यहां पर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी में भी आजकल इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई रटने वाली चीज नहीं थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से कॉन्सेप्चुअल है कि आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझोगे नहीं तब तक आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो बीपीएससी का, अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोई भी स्टेट के सिविल सर्विसेज का, या आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के लिए, तो इस क्लास को पूरा जरूर देख लो, क्योंकि आपको पॉलिटी के इसमें टॉपिक के सारे क्वेश्चन मिलेंगे धीरे धीरे करके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया में एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे पहले हम लोग, फिर समझेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। और फिर तीसरा जो बात समझेंगे वो हम लोग समझेंगे कि भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ प्रॉपर्टी पहले जान लें। जैसे कि यहाँ पहला प्रॉपर्टी होता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपके हेड होंगे और एक होंगे रियल के हेड होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया में नॉमिनल हेड जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट। तो ये हमारे नॉमिनल है, क्योंकि जो भी काम होगा पूरे इंडिया में वो बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होता है। यानी कोई भी बिल अगर लॉ में कन्वर्ट होगा तो उस पर सिग्नेचर किसका होना है, प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट जो है वो आपके हेड ऑफ द स्टेट है। वहीं पर एक रियल एग्जीक्यूटिव होगा जो आपके होंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो सही में रियलिटी में उस पावर को इंजॉय कर रहे हैं हेड के। तो यहां पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसके दो प्रॉपर्टी हुए, एक नॉमिनल हुए एक रियल हुए, जो हम लोग जान रहे हैं भारत में ये है। यानी कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, तो किस प्रकार से हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किए हैं ये यहां समझाया जा रहा है। दूसरा है मेजोरिटी पार्टी रूल। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो लोकसभा है, जो हाउस ऑफ पीपल है, उसमें टोटल 543 सीट है और उसमें 273 सीट आप जो लाओगे, जो भी सीट लाएगा 273 और मोर, दैट इज कॉल्ड, वो मेजोरिटी को होल्ड कर रहा है और वही सरकार को बनाएगी। यानी यहां पे हम लोग मेजोरिटी पार्टी रूल को एक्सेप्ट किए हुए हैं। फिर है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब पहले समझो कि एग्जीक्यूटिव जो होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए, वो आपके कहला रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। मीन्स क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर के और लोग हैं वो लोग सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है कि लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल है किसको, लेजिस्लेचर को। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि वहां पर
लेजिस्लेचर सुपरमेसी होती है। लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, मींस एग्जीक्यूटिव आपका आंसरेबल है, आप एग्जीक्यूटिव आप अपने जवाब को देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो किस कारण से है और उसको लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर जो है वो आपका सुपरमेसी को शो करता है। ध्यान देना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स होंगे मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो भी एमपी होते हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही हमें अपने मिनिस्टर को चुनना होता है। तो जो गारंटेड मेंबरशिप होंगे लेजिस्लेचर के, हो सकता है वो नहीं हो तो बट इन 6 मंथ उन्हें उस मेंबरशिप को प्राप्त करना पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो मिनिस्टर होना, जो आपके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगे वो भी मेंबरशिप होल्ड करेंगे लेजिस्लेचर के। कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर, इसको समझो। कैबिनेट अगर हम ऐसे समझें कि ये हमारा लोकसभा है और लोकसभा में यहाँ पे सारे एमपी हैं, तो एमपी में एक दल ऐसा आएगा जो मेजोरिटी को होल्ड करेगा, यानी ये आपके मेजोरिटी को होल्ड करने वाली पार्टी हुई और ये पार्टी एक कैबिनेट का गठन करेगी, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कहो तो ये हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से देखो कि ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सर्कल है जो मेजोरिटी वाले पार्टी की संख्या को दिखा रहा है, उसके अंदर एक कैबिनेट है। तो कैबिनेट जो होगा एक्चुअल में सारा डिसीजन कैबिनेट ले रहा है, एक्चुअल में जो भी डिसीजन हो रहा है वो कैबिनेट ले रहा है। सो कहा जाता है कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर, जो पावर वहां पर है टोटल, वो पावर कहां पे वेस्टेड है, वो पावर वेस्टेड है कैबिनेट में। इट मींस एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो पावर सारा वेस्टेड है। और डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोअर हाउस जो आपका है वो डिजॉल्व होता है। अगर आपकी मेजोरिटी लूज हो गई तो आप डिजॉल्व हो जाएंगे और अदरवाइज 5 साल के बाद आपका लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है। इट मींस क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगर प्रॉपर्टी को फिर से रिवाइज करें तो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल हेड होंगे, यानी 2 तरह के वहां पे हेड होंगे, एक होंगे हेड ऑफ द स्टेट, एक होंगे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो वो हमारे यहाँ है प्रेसिडेंट एंड पीएम। दूसरा है मेजोरिटी पार्टी रूल, ये हम लोग जानते हैं कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में, उसे वहां पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो होगी हमारा वो जो विधायिका वाला पार्ट होगा वो कार्यपालिका वाले पार्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 75 में, जहां पे ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ जो दर्शाता है कि हमारा संविधान, जो हमारा जो शासन प्रणाली है वो शासन प्रणाली में लेजिस्लेचर सुप्रीमेसी है। फिर है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, मेंबर जो होंगे मिनिस्टर के वो लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे। कैबिनेट जो होगा वो न्यूक्लियस ऑफ द पावर होगा और हमारा लोअर हाउस जो होगा वो डिजॉल्व हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पहला जो पॉइंट आएगा वो आता है कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारे वो आंसरेबल नहीं है लेजिस्लेचर के लिए। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल नहीं है। जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखा कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, बट यहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरा बात यहां पर है कि इसका जो हाउस होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि हमारा जो हाउस है वो अगर मेजोरिटी को लूज कर जाता है तो वहां पे हाउस डिजॉल्व हो जाता है, बट यहां पर आपका हाउस डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये 2 तरह के शासन व्यवस्था थी। तो भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, लॉजिक को समझो पहले यहाँ पर कि पार्लियामेंट, जब हमारा देश आज़ाद होता है, जब हमारा संविधान बनना शुरू होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसके पास दोनों ऑप्शन रहता है, वो या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे। दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने जगह अच्छे थे, बट भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म को एक्सेप्ट किया। जैसा कि आप जान रहे हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये आपके ब्रिटेन में अप्लीकेबल है और ये आपका यूएसए में है। तो भारत ने देखा दोनों को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने दोनों फॉर्म को देखा, दोनों फॉर्म का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने पार्लियामेंट्री को एक्सेप्ट किया। कारण वहां पे क्या क्या हो सकते हैं ये समझेंगे हम लोग। पहला कारण ये था कि जिस प्रकार, जैसे हम जान रहे हो कि इंग्लैंड जो थी हम लोग पर करीब 200 साल तक शासन की, यानी एक तरीके से हम लोग इंग्लैंड के
द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था को 200 सालों से देख रहे थे, वो हम प्रैक्टिकल रूप से उसे अपने ऊपर लागू होते हुए देख रहे थे। जबकि यूएसए वाला जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो हम केवल जानते थे किताबों के द्वारा, बट उसे प्रैक्टिकली देख नहीं पा रहे थे। तो इससे ये लगा कि ये चूंकि हमारे लिए यूज टू है तो इसको क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए। एक कारण ये हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये हम इसके लिए यूज टू थे इंग्लैंड के लिए, तो हमें ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट कर रहा था। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज था वो था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वन मैन शो होता है। मींस क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट हो गया, जैसा हमने देखा एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल, तो एग्जीक्यूटिव आंसरेबल नहीं है, यानी प्रेसिडेंट के पास सारा पावर होल्ड किए हुए हैं, यानी एक आदमी पूरे देश के लिए डिसीजन वहां पर ले रहे हैं। बट भारत के केस में ऐसा था कि भारत उस समय आजाद हुआ था, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, और भारत में स्टेट्स को अपने अंदर मिलाना, बहुत सारी कार्यवाही वहां पर चल रही थी। वैसे केस में भारत के जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के व्यक्ति थे, वहां पर जो थिंक टैंक थे हमारे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरे भारत का बागडोर होगा। और भारत बहुत सारे टुकड़ों में उस समय बटा हुआ, बहुत सारे राज्य अलग भाषा बोलते थे, बहुत सारे राज्यों की अलग संस्कृति थी, तो सभी लोग एक व्यक्ति को सर्वमान्य रूप से नेता मान लें, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, सभी स्टेट को डेवलपमेंट करना, सभी स्टेट को आगे आना है, और उस आगे आने के क्रम में सभी राज्यों से विभिन्न लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में होना आवश्यक है, तभी वो वहां की समस्याओं को सही ढंग से रख पाएंगे, बता पाएंगे और उस समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यानी कि यहां पर था भारत के देश के कंडीशन में कह सकते हैं हम लोग कि हम लोग मल्टी लेवल पर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संभव नहीं था। यानी कि हम लोग दूसरा जो कारण ले सकते हैं, मल्टी रिप्रेजेंटेशन जो था ये हमारे लिए आवश्यक था, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो इन कारणों से हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया और हमने एक्सेप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जिसे हम लोग कहते भी हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। कहीं कहीं पे लिखा जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कहीं पे कहा जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इसे कहा जाता है ब्रिटेन में जो लागू है वो उसको कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो अब अगला चीज समझेंगे हम लोग कि हमारा मॉडल जो हमारे इंडिया में है वो मॉडल और ब्रिटेन में जो मॉडल है उस मॉडल को क्या हमने हूबहू छाप लिया या उसमें भी कोई डिफरेंसेज है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर भी कुछ डिफरेंसेज हमें दिखाई देंगे कि हमारा मॉडल जो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है। तो ब्रिटेन और इंडिया के मॉडल में समझेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन और इंडिया में क्या डिफरेंस है। जैसे कि पहला हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें जो नॉमिनल हेड होते हैं, तो जो भारत के केस में नॉमिनल हेड है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जो है वो इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। सो हम लोग कहते हैं इंडिया को रिपब्लिक, ध्यान देना, वो हमारे यहाँ इलेक्टेड होते हैं। बट ब्रिटेन के केस में क्या है कि जो नॉमिनल हेड है वो या तो वहाँ की क्वीन होंगी या वहाँ के किंग होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं राजशाही। वहाँ राजशाही व्यवस्था है जबकि हमारे यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था है। पहला डिफरेंस तो सिंपल सा है जो आप लोग सब जान रहे हो कि ब्रिटेन और भारत के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो आपके क्वेश्चन में भी आया, जो इस बार के क्वेश्चन में आपको दिखा क्वेश्चन में, वो है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या कहो कि लेजिस्लेचर का सुप्रीमेसी है, लेजिस्लेचर सोवरीन है। लेजिस्लेचर सोवरीन मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है जो वो कानून बना देगा वो कानून सर्वमान्य है, उसे आपको मानना ही है। वो पूरी तरह से एक संप्रभुता को होल्ड करता है, संप्रभु होता है कि जो लेजिस्लेचर ने कह दिया, जो कानून बना दिया, उस कानून को फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट भारत के केस में आप देखोगे कि जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है। जब आप पॉलिटी को देखोगे तो देखोगे क्या कि भारत की खूबियों में एक खूबी आपको मिलेगा जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि अगर कानून बन गया
तो उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जांच करने के लिए, रिव्यू करने के लिए भेजा जा सकता है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो बिल है या जो एक्ट है, अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, खास करके फंडामेंटल या वैसे पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स अमेंड नहीं हो सकते हैं, अगर उस पॉइंट को ये इफेक्ट कर रहा है, तो वैसे बिल या एक्ट को वो सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकती है। सो हम कह सकते हैं कि भारत के केस में लेजिस्लेचर का जो सॉवरेनिटी है वो चैलेंज किया जा सकता है, ये चैलेंज्ड है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहां पे दो अंतर। तीसरा अंतर अगर समझना चाहेंगे तो वो होता है कि जो ब्रिटेन में रियल एग्जीक्यूटिव है, जो पीएम है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो मस्ट बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। ये एक वहां का डिफरेंसेज में आएगा कि पीएम जो होंगे वो मस्ट बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। वहीं पर अगर भारत के केस में देखेंगे तो पीएम जो हैं वो राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। आप लाइक देखो मनमोहन सिंह को, वो राज्यसभा के मेंबर थे बट वो पीएम थे। तो यहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने ब्रिटेन का मॉडल एक्सेप्ट किया बट पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट किया, हमने उसमें भी कुछ फॉर्म को चेंज किया है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से था कि ब्रिटेन और भारत के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस प्रकार से भारत अलग है। तो आपको कारण यहां पर मिला कि किस प्रकार से भारत अलग है।